नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम 15 चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? यानी जो नेहरू ने दिसंबर में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसमें क्या क्या बातें थी। तो आप उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से ही समझो इसमें क्या कहा गया होगा। देखो, हमने पूरा 15 चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि संविधान कैसे बना, कैसे हमारे पूरा सिस्टम चला था। तो संविधान बनने से पहले नेहरू ने ये पेश किया था। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी हमारा टारगेट क्या होगा, कैसा हमारा संविधान होगा। उद्देश्य क्या होता है कि एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है। तो जो हमारा टारगेट होगा वो सारी बातें इसमें बताई थी। नेहरू का कहना था कि ये सारी बातें हमारे संविधान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो यही था उद्देश्य प्रस्ताव कि हमारा संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या उसके अंदर बातें होनी चाहिए। ठीक, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 13 दिसंबर 1946 को डेट याद रखना, 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, इस दिन इसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें आज़ाद भारत के संविधान सभा के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मूल आदर्शों की रूपरेखा। याद कर लेना इस लाइन को, समझ लो अब इसको। मूल आदर्श यानी कि उसके अंदर क्या क्या आदर्श होंगे, क्या क्या अच्छी बातें होंगी संविधान के अंदर, उसकी रूपरेखा यानी कि उसका पूरा फ्रेमवर्क था ये। ठीक है, तो संविधान सभा के मूल आदर्शों की रूपरेखा था ये उद्देश्य प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के माध्यम से यह फ्रेमवर्क सुझाया गया जिसमें अधीन भारत के नए संविधान का काम आगे बढ़ाना था। यानी उस टाइम पे भारत गुलाम था 46 तक। तो 46 में जो अधीन भारत वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब यही है कि गुलाम था उस समय पे भारत। तो इस प्रस्ताव के माध्यम से ऐसा फ्रेमवर्क सुझाया गया जिसमें कि भारत का जो संविधान है उसको बनाने का काम आगे बढ़ाना था। ठीक है, लास्ट लाइन का मतलब ये है कि संविधान कैसे बनेगा, ये फ्रेमवर्क इस उद्देश्य प्रस्ताव में दिया गया। क्लियर? अब तक हमें पता चल गया कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने कुछ ऐसी बातें रखी, एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसमें हमारे संविधान के मूल आदर्श थे, पूरा फ्रेमवर्क था कि ये बातें हमारे संविधान में ऐड होनी चाहिए। अब है पहला पॉइंट, भारत की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता, ये 3 वर्ड दिए नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में कि न्याय होगा, समानता होगी और स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में इन तीनों बातों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था और ये तीनों ही बातें हमारे आज के संविधान में भी ऐड की गई हैं। ठीक, तो ये मूल आदर्श होंगे हमारे संविधान के, न्याय, समानता और स्वतंत्रता। अब है दूसरा पॉइंट, भारत की प्रस्तावना में इसे स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र घोषित किया गया। ये वर्ड याद रखना तीनों। स्वतंत्र मतलब आज़ाद, संप्रभु का मतलब जिसकी खुद की सरकार हो, गणतंत्र मतलब जहाँ पे एक संविधान हो और लोग खुद शासन करते हों। क्लियर? तो भारत की प्रस्तावना में इसे क्या कहा गया, भारत देश को स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र, ये तीनों बातें किसने कही थी? नेहरू ने कही थी अपने उद्देश्य में। तो पहले पॉइंट में हमें पता चला कि नेहरू ने क्या बातें की, न्याय की, समानता की, स्वतंत्रता की। दूसरे पॉइंट में हमें पता चला कि भारत को स्वतंत्र बताया, संप्रभु बताया और गणतंत्र बताया। तो ये बातें रख रहे थे नेहरू कि ऐसा होना चाहिए हमारा संविधान, उसमें ये सारी बातें शामिल होनी चाहिए। ठीक, अब तीसरा पॉइंट, संविधान की प्रस्तावना में यह भी वादा किया गया कि अल्पसंख्यकों यानी जो संख्या में कम है, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों यानी जो जनजाति जंगल वंगल में रहने वाले लोग हैं उनके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए व दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान भी किए जाएंगे। रक्षात्मक का मतलब है कि उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्हें कुछ न कुछ ज़रूर दिया जाएगा, चाहे वो मुआवजे के रूप में हो, चाहे वो आरक्षण के रूप में हो। जैसा आप देखते हो सरकारी नौकरियों में आज अल्पसंख्यकों को, पिछड़े जनजातियों को, दलितों को, सबको, जो भी कैटेगरी में लोग हैं, मतलब जिनके साथ बुरा होता आ रहा था पुराने समाज में या जिनको पास साधनों की कमी थी, उनको हमेशा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ देती रहती है, उनके लिए रिजर्वेशन लाती है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे काम करती है। तो इन सब को कहा जाता है रक्षात्मक प्रावधान। तो यही कहा नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में कि जितने भी अल्पसंख्यक होंगे देश में, पिछड़ी जाति के लोग होंगे, ठीक है, और दलित होंगे, जनजाति लोग होंगे, उन सब को क्या दिए जाएंगे? रक्षात्मक प्रावधान। तो इस तरीके से ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि उद्देश्य प्रस्ताव ऐसी बातें थी
जिनके आधार पर हमारा संविधान बनना था, यानी ये संविधान के मूल आदर्श थे, मेन पॉइंट से कि ये बातें हम संविधान में ध्यान रखेंगे। क्लियर? डेट याद रखनी है आपको, ये 3-4 मुख्य पॉइंट याद रखने हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अलग अलग समूहों ने अल्पसंख्यक शब्द को कैसे परिभाषित किया, यानी जो अलग अलग ग्रुप के लोग थे वो किस किस को अल्पसंख्यक कह रहे थे। अल्प का मतलब होता है कम, संख्या का मतलब होता है काउंटिंग में, आप सबको पता है। तो जो संख्या में कम थे उन सभी को अल्पसंख्यक कहा गया, पर सिर्फ यहाँ पे संख्या में कम थे उनको नहीं कहा गया। जिनके पास साधन कम थे, यानी जो समाज में नीचे लेवल पर रखे गए थे, उन सभी को अल्पसंख्यक शब्द यूज़ किया उनके लिए। क्यों किया? क्योंकि संविधान में आरक्षण देने की बातें चल रही थी, तो किसको आरक्षण दिया जाए और कितना दिया जाए ये तय करना था। तो अब यही क्वेश्चन है कि अलग अलग लोग अलग अलग आदमियों को अल्पसंख्यक बता रहे थे कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, हमने सारा पढ़ा था चैप्टर में। तो अल्पसंख्यक जो है वो ऐसा वर्ड था जिसके लिए आरक्षण चाहिए था, लोग मानते थे कि इन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो अलग अलग तरीके के लोगों ने अलग अलग आदमियों को अल्पसंख्यक कहा और ये वकालत की कि इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो याद रखने हैं कि किस किस ने किस किस को कहा था। सबसे पहला पॉइंट, कुछ समूह मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक कह रहे थे। उनके अनुसार उनका धर्म, रीति रिवाज आदि हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। पहले लोग आए जो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कह रहे हैं, क्योंकि देश का बंटवारा हो चुका था, अब हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो चुके थे, तो भारत में बहुत कम मुस्लिम बचे थे उस टाइम पे। तो अल्पसंख्यक कहा गया मुस्लिमों को। जो भारतीय मुसलमान थे उनको कुछ लोगों ने कहा कि ये हैं अल्पसंख्यक और इन्हें मिलना चाहिए आरक्षण। ठीक, तो पहला पॉइंट आया कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा गया। क्वेश्चन यही था कि अलग अलग समूह के लोग अलग अलग लोगों को अल्पसंख्यक कह रहे थे। तो पहले पॉइंट में पता चल गया कि कुछ लोग जो हैं वे मुसलमानों को अल्पसंख्यक कह रहे थे। अब है दूसरा, कुछ लोग दमित वर्ग के लोगों को हिंदुओं से अलग करके देख रहे थे। दमित या दलित एक ही बात है। दलित वे लोग होते हैं जिनको कैटेगरी में सबसे लो रखा गया था भारतीय समाज में। तो दलित लोग जो थे, जिनको ब्राह्मणों ने बहुत नीचा माना था शुरू से ही, उनको अल्पसंख्यक कह रहे हैं। यानी उनको कह रहे हैं कि इनका जो बुरा हाल कर रखा है हिंदू धर्म के ऊंची जाति के लोगों ने, इन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो कुछ लोग दलितों को हिंदुओं से अलग करके देख रहे थे और वह उनके लिए आरक्षण चाहते थे। यही लिखा हुआ है लाइन। दमित समूहों के या दलित समूहों के जे नागप्पा, नाम याद रखोगे ये दोनों, जे नागप्पा और के जे खांडेलकर जैसे नेताओं के अनुसार वास्तविक अल्पसंख्यक दलित समूह है। ठीक, उन्होंने कहा कि असल में जो अल्पसंख्यक में कौन है, दलित हैं। यद्यपि वे संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं हैं, हालांकि वे जनसंख्या में कम नहीं हैं, संख्या की दृष्टि में तो अल्पसंख्यक नहीं हैं, परंतु समाज और राजनीति ने उन्हें हाशिए पर स्थित कर रखा है। परंतु समाज ने उनको अल्पसंख्यक बना रखा है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, ना उन्हें समाज में कोई भागीदारी मिलती है, ना राजनीति में भागीदारी मिलती है। हाशिए का मतलब होता है किनारे पर। ठीक है, तो हाशिए पर स्थित जब भी ये वर्ड आए तो आप समझ जाना कि उनका बुरा हाल कर रखा है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं वो, उनकी मतलब बहुत बुरा हाल सिचुएशन है उनकी। हाशिए पर जब भी वर्ड मिले तो इसका मतलब समझ जाना बहुत बुरी सिचुएशन कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो परंतु समाज व राजनीति में उन्हें हाशिए पर स्थित कर रखा है। तो 2 पॉइंट पता चल गए हमें। पहले वे लोग जो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कह रहे हैं, दूसरे वे लोग जो कि दलितों को अल्पसंख्यक कह रहे हैं। दलितों के प्रमुख 2 नेताओं के नाम आए हैं, जे नागप्पा और के जे खांडेलकर। अब आई है थर्ड कैटेगरी और थर्ड ही पॉइंट है हमारा। इन लोगों को कहना था कि असली अल्पसंख्यक तो हैं आदिवासी। तो पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। कुछ लोग आदिवासियों को मैदानी लोगों से अलग देखकर आदिवासियों को अलग आरक्षण देना चाहते थे। ठीक है भाई, तीसरे कौन आए, आदिवासियों के लिए आरक्षण मांगने वाले। आदिवासी समूह के एक प्रतिनिधि जयपाल सिंह की दृष्टि में वास्तविक अल्पसंख्यक आदिवासी लोग थे। तो जयपाल सिंह का कहना था कि असली अल्पसंख्यक तो कौन है, आदिवासी हैं, जिन्हें पिछले 6000 सालों से अपमानित और उपेक्षित किया जा रहा है। यानी जिनके साथ सबसे बुरा किया जा रहा है, इतने 6000 साल से इनके साथ बहुत बुरा किया जाता है। यानी जब से भारतीय कल्चर शुरू हुआ है तब से ही इन विचारों को दबाया जाता है, चाहे वो वैदिक युग हो, चाहे वो आज का
आधुनिक भारत हो, हमेशा ही जनजाति लोगों को या आदिवासी लोगों को अपमानित किया गया है। ठीक है, ये था थर्ड पॉइंट। तो 3 कैटेगरी आ गई, पहले मुसलमानों को कह रहे हैं, उसके बाद दलितों को कह रहे थे, अब तीसरे आए हैं आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात करने वाले। अब है फोर्थ, सिख लीग के कुछ सदस्य सिख धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने और अल्पसंख्यकों वाली सुविधाएं देने की मांग कर रहे थे। तो फोर्थ कौन आ गए? सिखों का कहना है कि सिख लोग भी अल्पसंख्यक है, वो संख्या में कम है, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। 5वां है, मद्रास के बी पोकर बहादुर ने अगस्त 1947 में संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचिका देने की बजाय संयुक्त निर्वाचिका की वकालत की और कहा उसी के भीतर एक ऐसा राजनीतिक ढांचा बनाया जाए जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक भी जी सकें और समुदायों के बीच मतभेद भी कम हो। यानी कि इनका कहना था कि अलग से इन्हें आरक्षण ना दिया जाए, अलग से राजनीतिक पावर ना दी जाए, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक ढांचा बनाया जाए जिसके अंदर और लोग भी हों और ये अल्पसंख्यक लोग भी हों, और इनको कुछ विशेष छूट दी जाए उसी के अंदर, अलग से पृथक निर्वाचिका ना दी जाए। ठीक है, ये कहना था इनका। तो ठीक बात कह रहे हैं बिल्कुल, ये कि अलग से ना दी जाए बल्कि इस तरीके के काम किए जाएं ताकि ये भी उन्हीं लोगों के साथ जुड़कर राजनीति में भागीदारी निभा सकें और सभी काम कर सकें, और क्या हो जाए, इनको कुछ स्पेशल राइट्स भी मिल जाएं। ठीक, अब है 6th पॉइंट, बी दुलेकर ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने पृथक निर्वाचिका का विरोध करते हुए कहा कि अंग्रेज़ तो चले गए मगर जाते जाते हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर शरारत का बीज बो गए। पृथक निर्वाचिका का मतलब होता है अलग से इलेक्शन के नाम पर सीट देना। सेपरेट इलेक्टोरल होता है पृथक निर्वाचिका। तो सेपरेट इलेक्टोरल की बात है, यानी कि अलग से, जैसे कि मान लो दलित हैं तो दलितों की एक सीट होती है फिक्स, उस पर सिर्फ दलित कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। मान लो जैसे आदिवासी सीट है, आदिवासी सीट पर केवल आदिवासी ही चुनाव लड़ सकता है और कोई खड़ा नहीं हो सकता, आदिवासी ही उसे वोट देंगे, आदिवासी कैंडिडेट खड़ा होगा। तो यही होती है पृथक निर्वाचिका। तो धुलेकर जी का कहना था और वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि पृथक निर्वाचिका नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों की दूरियां और बढ़ेंगी, दलितों में और अपर कास्ट में क्या आएगा, आपस में गैप और बढ़ जाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों को नहीं देनी चाहिए। अंग्रेज़ तो चले गए पर जाते जाते वो क्या कर गए, शरारत का बीज बो गए, यानी हमें और बांटने की कोशिश करते हुए वो चले गए। ठीक है, अब है आगे, गोविंद वल्लभ पंत ने संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचिका का विरोध करते हुए कहा कि, यानी गोविंद वल्लभ पंत भी क्या कह रहे हैं, पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघात साबित होगी, यानी कि बहुत बुरी साबित होगी। आत्मघात होता है जो खुद को ही मार दे। ठीक है, तो आत्मघात होगी यानी कि बहुत बुरी साबित होगी। तो धुलेकर भी, वल्लभ भाई पटेल भी और गोविंद वल्लभ पंत भी, ये तीनों ही कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण तो मिलना चाहिए पर उन्हें पृथक निर्वाचिका नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे उनके और सिचुएशन ख़राब हो जाएगी और समाज में जो ये ऊंचे नीचे का भाव है ये हमेशा बना रहेगा। तो ये तीनों नेताओं का कहना था। तो छठे पॉइंट में हमें पता चल गया कि 3 नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को हमें पृथक निर्वाचिका नहीं देनी चाहिए। क्वेश्चन यही था कि अलग अलग आदमियों की अल्पसंख्यकों को लेकर अलग अलग सोच कैसे थी। तो कुछ तो कह रहे हैं पृथक निर्वाचिका मिलनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं पृथक निर्वाचिका नहीं मिलनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं मुसलमान हैं अल्पसंख्यक, कुछ कह रहे हैं सिख हैं अल्पसंख्यक, कुछ कह रहे हैं दलित हैं अल्पसंख्यक, कुछ कह रहे हैं कि आदिवासी हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, तो ये थे सारे विचार। अब आगे और भी है क्वेश्चन ये। अब है 7th पॉइंट, समाजवादी विचारों के समर्थक एवं किसान आंदोलन के नेता NG रंगा, किसका नाम आया है, NG रंगा, ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि असली अल्पसंख्यक कौन है। उन्होंने बताया फिर, तथाकथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख और यहाँ तक मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं हैं। उन्होंने कहा ना तो हिंदू अल्पसंख्यक है, ना कोई सिख अल्पसंख्यक है और ना ही कोई मुसलमान अल्पसंख्यक है। असली अल्पसंख्यक तो इस देश की गरीब जनता है। क्या कहा उन्होंने, असली अल्पसंख्यक तो कौन है, देश की गरीब जनता है, चाहे वो गरीब हिंदू हो, चाहे गरीब सिख हो, चाहे गरीब मुस्लिम हो।
ठीक है, जिसके पास पैसा है, चाहे वो मुस्लिम हो, बेशक संख्या में कम हो, वो अल्पसंख्यक नहीं गिना जाएगा। तो ये कहना था एनजी रंगा का, बिल्कुल ठीक बात कही इन्होंने। तो आज भी जो आप देखते हो कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड्स बनते हैं, पीला कार्ड भी होता है, एक बीपीएल कार्ड भी बनते हैं, तो ये किस आधार पर बनते हैं? गरीबी पे, इनकम के आधार पर। और गवर्नमेंट उन्हें कुछ स्पेशल छूट देती है, आरक्षण देती है, फ्री में राशन वगैरह देती है। तो एनजी रंगा जैसे लोगों के विचारों की वजह से ही आज ये चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ना तो सिख, ना हिंदू, ना मुसलमान, कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है, असली अल्पसंख्यक है देश की जनता। यह जनता इतनी दबी कुचली और इतनी उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिक के अधिकारों का लाभ भी नहीं उठा पा रही है। अतः अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या संख्या के आधार पर नहीं अपितु आर्थिक स्तर के आधार पर होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि गिनती के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर, यानी पैसे के, इनकम के आधार पर गिनना चाहिए हमें कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन अल्पसंख्यक नहीं है। तो ये थे विचार एनजी रंगा के। इन्होंने कहा कि असली अल्पसंख्यक हैं देश की गरीब जनता, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो। ठीक, तो अब तक हमें पता चल गया कि मुसलमान, सिख, हिंदू, दलित और आदिवासी, इन सबको क्या कहा गया? अल्पसंख्यक। एनजी रंगा जैसे नेताओं ने गरीब लोगों को कहा अल्पसंख्यक। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि अलग अलग समुदायों ने किस तरीके से अलग अलग लोगों को अल्पसंख्यक कहा है। क्लियर? अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्ति के पक्ष में क्या तर्क दिए गए थे? तो ये सारे हमने टॉपिक जो हैं ये सारे चैप्टर में पढ़े थे। अगर आपने वीडियो देख रखी है तो आप ये सारे आंसर आराम से कर सकते हो। और दोबारा कहना चाहूँगा, जो बच्चे नए आए हैं वो पहले वो सारी वीडियोस ज़रूर देख लें, उसके बाद ये आपके लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, आप चुटकियों में इन क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो सारे बच्चे इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि जो भी वीडियोस आए आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहूँगा। और जैसे ही ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। जैसे आपको अगर प्रोजेक्ट वर्क में कोई दिक्कत हो, उसके अलावा कैसे आपको एग्ज़ाम देने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं, ये सारी हेल्प मैं आपकी करता रहूँगा। और आपको भी अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए करें। जो भी होगा मैं हमेशा कोशिश करूँगा आपके सभी कमेंट्स के आंसर करने की और आपकी हर तरीके से हेल्प करने की। तो दोबारा एक बार लाइक कमेंट ज़रूर कर दें जिन्होंने अब तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्ति के पक्ष में क्या तर्क दिए गए थे? एक होता है राज्य यानी देश पूरा, दूसरे होते हैं प्रांत। प्रांत आज के समय में आप ऐसे मानो जैसे भारत देश है, तो एक देश है भारत, उसके अंदर 28 राज्य हैं फ़िलहाल, तो 28 प्रांत बोलेंगे हम उन्हें। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हो रहा है? प्रांत। जिसे हम राज्य बोलते हैं वो वर्ड यहाँ पे प्रांत लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो प्रांत का मतलब है स्टेट। तो एक इंडिया, उसके अंदर 28 स्टेट है ना, ऐसे ही उस टाइम पे भी बहुत सारे स्टेट्स थे। तो यही कहा गया है कि जब संविधान बनाने बैठे थे तो उसमें ये कन्फ्यूज़न था कि ज़्यादा पावर किसको दे, प्रांतों को दे या देश को दें पूरे को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर रहेंगी या स्टेट गवर्नमेंट के पास? तो प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्ति के पक्ष में जिस आदमियों ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, वो बतानी है हमें सारी बातें इसमें कि प्रांतों के लिए यानी स्टेट गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा शक्ति के पक्ष में यानी फेवर में क्या क्या तर्क दिए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में? स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, ये है क्वेश्चन। किस किस आदमी ने कहा वो हम बताएंगे अभी। आंसर है केंद्र सरकार व राज्य सरकारों अर्थात प्रांतों के अधिकारों के प्रश्न पर भी संविधान सभा में पर्याप्त बहस हुई। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की। के डॉट संतनम है, के स्पेस दिख रहा आपको, अलग नहीं है, ये नाम होता है जैसे के राजकुमार ऐसे करके, तो ये के डॉट संतनम है। तो के संतनम है वो आदमी जिन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो नाम याद रखना, आप क्या नाम रखोगे? के संतनम। तो के संतनम ने कहा कि राज्यों के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। और कहाँ के थे के संतनम? मद्रास के थे। मद्रास के सदस्य के संतनम का तर्क था कि शक्तियों का विद्यमान वितरण विशेष रूप से राजकोषीय प्रावधानों प्रांतों को पंगु बनाने वाला था। इस लाइन को समझ लो। संतनम का कहना था कि शक्तियों का विद्यमान वितरण यानी जो पावर है उसका जो इस समय पे तुमने बंटवारा कर रखा है वो क्या है?
कि सारा राजकोषीय प्रावधान यानी जितना पैसा वैसा वो सारा केंद्र को दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रांतों को पंगु बनाने वाला हो जाएगा। प्रांतों को पंगु मतलब स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल मजबूर कर देगा, अपाहिज बना देगा उसे, यानी स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। प्रांतों को पंगु बनाने वाले का मतलब है कि अगर सारी पावर केंद्र के पास होंगी तो बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे प्रांत, ये कहना चाहते हैं इस लाइन में। इसके अनुसार भू राजस्व के अतिरिक्त अधिकांश कर केंद्र सरकार के अधिकार में थे, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर टैक्स होता है उस टैक्स के अलावा जितने भी बाकी टैक्स हैं वो सारे केंद्र के पास हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि संदर्भ कह रहे हैं कि राज्य जो सरकार है इनके पास भी बहुत सारे टैक्स हमें देने चाहिए ताकि ये अपना खर्चा आराम से चला सके। तो यही है इस लाइन में लिखा कि भू राजस्व यानी लैंड पर मिलने वाला टैक्स, लैंड रेवेन्यू होता है भू राजस्व। तो भू राजस्व के अतिरिक्त जितने भी कर हैं वो किसके अधिकार में है, केंद्र के। इस प्रकार धन के अभाव में राज्यों में विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करना संभव नहीं था। तो इस तरीके से धन के अभाव में यानी धन की कमी में राज्य सरकारें जो हैं वो विकास नहीं कर पाएंगी। विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित मतलब उनको एग्जीक्यूट यानी उनको लागू या चालू नहीं कर पाएंगी। तो कोई भी विकास कार्यक्रम या विकास परियोजना स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास पैसा ही बहुत कम होगा। तो ये कहना था के संतनम का। उन्होंने अब तक कहा है कि सारी शक्तियाँ अगर केंद्र के पास हुई तो राज्य पंगु हो जाएंगे, सारी शक्तियाँ अगर केंद्र के पास हुई तो पैसे की कमी हो जाएगी राज्यों के पास और वो विकास परियोजनाओं में काम नहीं कर पाएंगे। आगे है, प्रांतों को अधिक शक्तियाँ दिए जाने के पक्ष में के संतनम का तर्क था कि केंद्रीय नियंत्रण में बहुत अधिक विषयों को रखा जाने तथा बिना सोचे समझे शक्तियों के प्रस्तावित वितरण को लागू किए जाने के परिणाम अत्यंत हानिकारक होंगे। यानी कि संदर्भ ने कहा है कि सारी शक्तियां केंद्र को दे दोगे, केंद्रीय नियंत्रण में अगर सारी शक्तियां होंगी, अधिकतर काम जो है अधिक विषय लिखा हुआ है ना, तो बहुत अधिक विषयों को अगर केंद्र के पास रखेंगे, बिना सोचे समझे शक्तियों को बांट देंगे, वितरण का मतलब है बांट देंगे, तो वितरण कर देंगे, तो उसके परिणाम जो हैं अत्यंत भयंकर और हानिकारक होंगे, यानी बहुत क्या होंगे, बुरे परिणाम होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में यानी कुछ ही सालों में क्या होगा, सारे प्रांत यानी जितने राज्य हैं केंद्र के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और विद्रोह कर देंगे। तो ये कहना था के संतनम का। अगर इन्हें पावर कम दी गई, केंद्र के पास ज़्यादा विषय रखे गए, केंद्र ने बिना सोचे समझे शक्तियों को लागू करा, बंटवारा किया उनका, तो इसके परिणाम हानिकारक होंगे और कुछ सालों के अंदर ही ये जो स्टेट हैं यानी प्रांत हैं ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और विद्रोह कर देंगे। ठीक है। संतनम ने एक और तर्क देते हुए कहा कि बिना जांच पड़ताल के शक्तियों के प्रस्तावित वितरण का मतलब है बांट देना से हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा, सभी प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। तो वही कहा इन्होंने कि अगर बिना सोचे समझे हम ऐसा काम करेंगे तो सभी के सभी जो ये राज्य हैं ये केंद्र के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब तो एक आदमी हुए के संतनम जिन्होंने किसकी बात की है, प्रांतों को ज़्यादा शक्ति देने की बात की है। दूसरे हैं अब मैसूर के सर ए राधा स्वामी मुदालियार। तो मुदालियार जो हैं वो भी प्रांतों को अधिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में थे। सिंपल लाइन लिख दो आप यहाँ पे कि पहले तो आदमी के संतनम हो गए, अब दूसरा ये आगे पॉइंट बनाना और ये लिख देना कि मैसूर के नाम याद रखना बस, राधा स्वामी मुदालियार प्रांतों को ज़्यादा अधिकार देने के पक्ष में थे। ठीक है, नाम याद रखना इनका। अब है आगे, प्रांतों के बहुत सारे सदस्य भी इसी तरह की आशंकाओं से परेशान थे, यानी और भी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनके जितने मेंबर थे संविधान सभा में वो भी इन्हीं बातों को लेकर परेशान थे कि ज़्यादा शक्ति प्रांतों के पास होनी चाहिए। उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषय रखे जाएं। समवर्ती का मतलब होता है जिसमें वे काम जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर काम करती है, और केंद्रीय सूची में वे काम होते हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। तो जो ये लोग हैं इनका ये कहना था कि कम से कम विषय रखे जाएं केंद्रीय और समवर्ती सूची में, और ज़्यादा से ज़्यादा विषय किस में रखने चाहिए, राज्य सूची में, ताकि राज्य जो हैं स्टेट जो हैं यानी प्रांत जो हैं उनको ज़्यादा पावर मिल सकें। ठीक, तो दो आदमी हो गए अब तक, एक तो थे मुदालियार और एक हमारे पहले कौन थे, के संतनम। अब तीसरा नाम आएगा उड़ीसा के एक आदमी का। तो उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। तो उड़ीसा के जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि अगर हम संविधान में जो केंद्र है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बेहिसाब
पावर दे देंगे तो उससे क्या होगा, शक्ति जो है वो बिखर जाएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिखर जाएगी, क्योंकि वो मनमानी करेगी अपनी, फिर राजा की तरह रूल करेगी। तो इस थोड़े दिन बाद क्या होगा, सरकार ही बिखर जाएगी। तो ये कहना था उड़ीसा के सदस्य का। तो आप ये दो तो नाम याद रखोगे, तीसरा पॉइंट में जगह याद रखोगे कि उड़ीसा के सदस्यों ने कहा था कि जो संविधान है उसमें बेहिसाब शक्ति देने से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र बिखर जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि प्रांतों को ज़्यादा शक्ति देने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए थे। क्लियर। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, महात्मा गांधी को क्यों ऐसा लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जब संविधान सभा बैठी थी और ये बात चल रही थी कि देश की जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी होनी चाहिए, तो उस टाइम पे गांधी जी का कहना था कि ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे सभी लोग समझते हों। तो आइए अब इसका आंसर पढ़ते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए गांधी जी के समक्ष ऐसे अनेक कारण थे जिनकी वजह से वो हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे। तो गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा को कहा कि ये हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। पहला पॉइंट है, अब हिंदी और उर्दू के मेल से उत्पन्न हिंदुस्तानी भारतीय जनता के एक विशाल भाग की भाषा थी। तो हिंदुस्तानी जो है उसमें हिंदी के शब्द भी हैं, उर्दू के शब्द भी हैं, इन दोनों के मेल से बनी है ये। तो पहले पॉइंट में यही लिखा है, हिंदी और उर्दू के मेल से उत्पन्न यानी मेल से बनी हुई हिंदुस्तानी भाषा अधिकतर भारतीय जनसंख्या की भाषा है, यानी अधिकतर लोग इस भाषा को बोलते हैं और समझते हैं। अब है दूसरा पॉइंट, हिंदुस्तानी विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई है और इस प्रकार यह जन सामान्य की एक साझी भाषा बन गई है। आदान प्रदान का मतलब है एक दूसरे में इंटरचेंज हुआ है। बहुत सालों से हिंदू लोग भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं। तो सारी लैंग्वेजेस को मिक्स होकर एक अलग ही भाषा बनी है जिसे आम लोग बोलते हैं, वो है हिंदुस्तानी। ये ना तो प्योर हिंदी है ना प्योर उर्दू है, दोनों के शब्द इसमें हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यही है पहली लाइन कि अनेक संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई है यानी बनी है। इस प्रकार यह है जन सामान्य यानी आम लोगों की साझी भाषा, यानी जिसको सब बोल सके। साझी का मतलब तो होता है पार्टनरशिप में, तो यानी ऐसी भाषा हो गई है जिसको सब जानते हैं, सब समझते हैं। तो ये सबकी साझी भाषा है। दूसरे पॉइंट में ये कहा है। क्वेश्चन क्या था कि गांधी जी ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा के लिए क्यों चुना। तो दो रीज़न पता चल गए। एक तो ये कि ना तो ये पूरी हिंदी है ना पूरी फारसी है, अधिकतर लोग जानते हैं। दूसरा ये कि अलग अलग संस्कृतियों के आदान प्रदान से बनी है और जन सामान्य यानी आम लोगों की भाषा है। अब तीसरा पॉइंट, हिंदुस्तानी में समय के साथ साथ अनेक स्रोतों से नए शब्दों और अर्थों का समावेश होता गया है, यानी इसमें बहुत सारे नए नए शब्द जुड़ते गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में अनेक लोग इसे भली भांति समझ सकते हैं, इसीलिए अलग अलग एरिया के लोग इसे समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि हरियाणा, पूरा राजस्थान, एमपी, यूपी, भोजपुरी तक को पूरे उत्तर भारत में सभी भाषाओं को समझ लिया जाता है एक दूसरे द्वारा। ऐसा नहीं होता कि राजस्थानी कोई बोल रहा है उसको हरियाणा वाला ना समझ सके, दिल्ली का कोई है तो वो ना समझ सके, मतलब इनमें बहुत सारे वर्ड सिमिलर होते हैं। तो इसी तरीके की भाषा थी हिंदुस्तानी जिसको पूरा उत्तरी भारत समझ सकता था। दिक्कत थी केवल दक्षिण भारत में, वहाँ की लैंग्वेजेस थोड़ी अलग हो जाती हैं, कन्नड़ मलयालम आ जाती है, उनकी पूरी स्क्रिप्ट ही अलग है हमसे उत्तर भारत से। तो इस तरीके से जो है हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा थी जिसे अधिकतर भारत समझता था, क्योंकि इसमें हिंदी उर्दू सारे शब्द मिक्स थे। तो इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि ये देश की भाषा बने। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अब गांधी जी का विचार था कि राष्ट्रीय भाषा एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे सभी लोग सरलतापूर्वक यानी आसानी से समझ सके। हिंदुस्तानी इस कसौटी पर खरी उतरती थी। गांधी जी का कहना था कि ईजी सी लैंग्वेज ढूंढनी चाहिए हमें, और इन ईजी लैंग्वेजेस में सबसे अच्छी उन्हें लगी हिंदुस्तानी, जिसे कि अधिकतर भारतीय समझते थे। पांचवा पॉइंट, हिंदुस्तानी न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी थी न ही फारसी निष्ठ उर्दू, यह दोनों का सुदूर मिश्रण थी। सुदूर मिश्रण का मतलब है एक अच्छा कॉम्बिनेशन थी। संस्कृत निष्ठ का मतलब है इसमें प्योर संस्कृत के शब्द नहीं थे और ना ही इसमें प्योर फारसी के शब्द थे। तो ये कहा है हिंदुस्तानी में ना तो संस्कृत के ज़्यादा शब्द थे ना प्योर फारसी के शब्द थे, ये तो ऐसे शब्द थे जिन्हें सब आपस में समझ लेते हैं और आपस में बोल लेते हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तानी बेस्ट लैंग्वेज है।
क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। छठा पॉइंट, अब हिंदुस्तानी में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के अनेक शब्द विद्यमान थे। तो अलग अलग एरिया की जो क्षेत्रीय भाषा होती हैं, जैसे हरियाणवी में बोली हैं, राजस्थानी में बोली हैं, यूपी में भोजपुरी वगैरह, ये सभी जितनी भी बोलियां हैं, क्षेत्रीय भाषा जो हैं, इनके अनेक शब्द हिंदुस्तानी में शामिल किए गए थे। गांधी जी का विश्वास था कि हिंदुस्तानी बहुसांस्कृतिक भाषा थी, यानी अलग अलग संस्कृति इस भाषा को समझ सकती थी और विभिन्न समुदाय के मध्य संचार की आदर्श भाषा बन सकती थी। तो अलग अलग समुदाय जो हैं उनके बीच में संचार की यानी कम्युनिकेशन की एक अच्छी भाषा, आदर्श भाषा बन सकती थी। तो ये थे गांधी जी के विचार। उन्होंने हिंदुस्तानी को प्रमोट किया और वो ये कहना चाहते थे कि हिंदुस्तानी बेस्ट लैंग्वेज रहेगी अगर हम इसे राष्ट्रीय भाषा बनाते हैं तो। अब है 7वां पॉइंट, गांधी जी के विचार अनुसार हिंदुस्तानी हिंदुओं और मुसलमानों को तथा उत्तर और दक्षिण के लोगों को समान रूप से एकजुट करने में समर्थ हो सकती है, यानी सभी के अंदर एकता स्थापित कर सकती है, चाहे उत्तर के आदमी हो, चाहे दक्षिण के आदमी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके रिलेशन को अच्छे बना देगी हिंदुस्तानी, क्योंकि इसे सभी लोग समझते हैं। तो ये थे गांधी जी के विचार राष्ट्रीय भाषा को लेकर। उन्होंने हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है इसके चांसेस कुछ कि इसको पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।